चलिए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैक्रो इको के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। एक आसान सा चैप्टर है और इसमें से भी तुमको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। सिंपल चैप्टर है और इसमें जो जो हम लोग को पढ़ना है मैंने उसकी फिर से लिस्ट रेडी कर दी है तुम्हारे सामने समराइज फॉर्मेट में। तुमको दिख रहा होगा, पूरा के पूरा चैप्टर दिख रहा होगा। ओके सर, पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है बाटर सिस्टम। उसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं मनी के फंक्शंस। देन एक टॉपिक आएगा कैश लेस सोसाइटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, पैसा आता कहाँ से है। एंड देन डिमांड ऑफ मनी, पैसा यूज क्यों किया जाता है। तो हमारे पास में ये छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बाटर सिस्टम की। बाटर सिस्टम क्या होता था, हम लोगों ने बचपन में पढ़ के रखा है, गुड्स फॉर गुड्स गुड्स। यानी कि अगर आप एक गुड्स देंगे और दूसरी गुड्स लेंगे। मैंने किसी को पेन दे के उनसे मोटरसाइकिल ली, मैंने किसी को अपना फोन दे के उनसे उनका टैबलेट लिया। ये तुम्हारा बाटर सिस्टम होता है, जहां पे गुड्स को गुड्स से हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब तुम गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते हो तो उस समय क्या होना चाहिए कि अगर मैं किसी को पेन दे रहा हूं और उससे मोटरसाइकिल ले रहा हूं, तो उस केस में सामने वाले के मन में इच्छा होनी चाहिए कि उसको पेन यूज करना है, और मेरे मन में इच्छा क्या होनी चाहिए कि मुझे मोटरसाइकिल यूज करनी है। तो दोनों जगह पे दोनों चीजों की इच्छा होनी जरूरी है, जिसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर मान लो कि मैंने किसी पेन को किसी एक इंसान को मोबाइल फोन के बदले में एक्सचेंज किया। अब मेरे पास में 2 पेन थे। जो पहला पेन मैंने दिया, मैंने किसके बदले में दिया, मोबाइल फोन के बदले में दिया। लेकिन जो दूसरा पेन मैंने किसी को दिया, वो मोटरसाइकिल के बदले में दिया। तो मुझे बताओ पेन की वैल्यू क्या। कभी पेन तो तुम्हारे मोबाइल फोन के बदले में आ रहा है, कभी पेन तुम्हारा मोटरसाइकिल के बदले में जा रहा है। तो उस केस में पेन की कॉमन वैल्यू नहीं रख पाओगे। सर मान लेते हैं कि मैंने किसी घर को 10 भैंस के बदले में दिया। अब भैंस को स्टोर कहाँ करोगे, भैंस को स्टोर करने की दिक्कत हो जाएगी। तो ये तुमको समस्याएं दिख रही होंगी कि बार्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चलते मनी को इन्वेंट किया गया। तो हम लोग को वही पढ़ना है कि सर बार्टर का मतलब क्या होता है। चलो तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक फटाफट से अपने नोट्स के अंदर से। और तुमको दिख रहा होगा बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम का तुमको दिख रहा होगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देन बार्टर के कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि वहां हमारे पास में क्या होना जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और क्या दिक्कत है कि किसी भी यूनिट, किसी भी कमोडिटी की कॉमन वैल्यू नहीं रहती थी। और क्या दिक्कत है, ये देखो, दिक्कत ये है कि हम लोग पेमेंट्स को डेफर नहीं कर सकते। बार्टर में तुमको आज किसी को गुड्स देनी है तो आज ही देनी पड़ेगी, उसको आगे डेफर नहीं कर सकते। और जो चीज तुमने एक्सचेंज की है उसको स्टोर करना इतना आसान नहीं होता था। और भी बार्टर के बहुत प्रॉब्लम्स थे, मैंने मोटा मोटी 4-5 तुमको बता दिए हैं। अब बार्टर में जो दिक्कतें हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मनी को इन्वेंट किया। और मनी का मतलब क्या रहा, मनी का मतलब रहा कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी तुम्हारा क्या कहलाया, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके सर, अभी देखो मनी कब काम आएगी, जब कोई इंसान होंगे तब मनी काम आएगी। मैं अकेला इस दुनिया में रहता हूं तो मनी कहाँ काम लूंगा, या मेरी फैमिली रहती है तो मनी कहाँ काम लूंगा। तो देयर मस्ट बी सम इकोनॉमिक एजेंट्स जो इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे होंगे, ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे, तभी तुम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, तभी तुम लोग को मनी की जरूरत पड़ेगी। ओके सर, मनी के फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहला फंक्शन, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर दूसरा फंक्शन, इससे तुम क्या कर पाए, सभी यूनिट्स की कॉमन वैल्यू निकाल पाए। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू करना पॉसिबल हो गया। मैंने घर किसी को 10 लाख में बेचा, 10 लाख रुपए तुम आसानी से क्या कर सकते हो, अपने अलमारी के अंदर रख सकते हो, लेकिन तुम 10 भैंस को नहीं रख पाओगे। उसके बाद मनी ने एक बहुत बड़ा काम किया, तुम अपने पेमेंट्स को डेफर भी कर सकते हो, कल को पे कर सकते हो। तो ये तुम्हारी क्या बन जाते हैं, मनी के सिंपल फंक्शंस बन जाते हैं। देन तुमको टॉपिक जो हमने देखा था, जो अपने डायग्राम के अंदर, जो अपने समरी के अंदर, चेक करके चलो ताकि कुछ वहां से रह नहीं जाए। ये देखो, तो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम कर लिया, मनी के फंक्शंस कर लिए, बहुत ही इजीली खत्म हो गए। देन एक टॉपिक है कैश लेस सोसाइटी। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, क्या तुम लोग को यहाँ से मनी खत्म कर देनी है, नहीं।
मनी का जो हार्ड फॉर्म होता है, जो नोट्स फिजिकली सर्कुलेट होते हैं, उसको खत्म करने की प्रोसेस कहलाती है कैश लेस करना। जैसे तुम डिजिटल पेमेंट्स करते हो, यूपीआई करते हो, ई बैंकिंग से ट्रांसफर करते हो, तुम्हारे पेटीएम पे बाकी यूपीआई से वॉलेट्स होते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे जो समाज को है, तुम्हारे देश को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश लेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे सामने एक टॉपिक बन सकता है जिसमें तुमको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैशलेस सोसाइटी। तो मेरे ख्याल से तुमको इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक बार देख लेते हैं, ये देखो ये लिखा पड़ा है, एक ऐसा अटेम्प्ट जो क्या करता है, इकोनॉमी को किस तरफ मूव करता है, टू यूज लेस ऑफ कैश एंड मोर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस। ओके सर, अब देखो एग्जांपल्स में क्या आ सकते हैं, यूपीआई हो सकता है, जो आधार बेस्ड पेमेंट होते हैं वो हो सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो सकते हैं एनएफएस, ई वॉलेट्स हो सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, मोबाइल बैंकिंग हो सकती है। सारे क्या है, ये तुम्हारे पूरे के पूरे इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तुमको कैश लेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद तुमको दिखेगा कि सर तो सबसे बड़ा टॉपिक अपने इस चैप्टर का है वो क्या है, वो है सप्लाई ऑफ मनी, पैसा आता कहां से है। तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए दो इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंट्रल बैंक और दूसरा कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब अपने लिए आरबीआई, अपने लिए आरबीआई, और कॉमर्शियल बैंक का मतलब जैसे तुम एसबीआई देखते हो, एक्सिस बैंक देखते हो, ये बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हो, ये सारे कौन से बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मनी के सप्लाई के लिए। अब सबसे पहले सर हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा था, आरबीआई, जो अभी भी है। सर ये कब आया था, 1935 के अंदर, 1935 के अंदर हमारे पास में आरबीआई आ गया था। और आरबीआई को कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए गए कि तुम क्या क्या करोगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, सर आरबीआई के फंक्शंस। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। अब आरबीआई के फंक्शन को याद करने के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया था, इज जीएफ लास्ट। अब ज्यादा जो स्टोरी मैंने सुनाई थी वो तो नहीं बात कर रहा मैं, बस सिंपली ये बता रहा हूं कि निमोनिक था, क्या था, इज जीएफ लास्ट। इज जीएफ लास्ट, आई का मतलब होता था इश्यू ऑफ करेंसी। तो आरबीआई का सबसे पहला काम क्या होता है, करेंसी इश्यू करना। सर एस का मतलब क्या, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या, मनी सप्लाई, हम तो वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई का काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। पहला काम क्या होता है, इश्यू ऑफ करेंसी। दूसरा काम क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जी का मतलब, जी का मतलब गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का मतलब क्या, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तब भी कौन बीच में आएगा, आरबीआई आएगा। मान लो गवर्नमेंट के पास में पैसे कम पड़ गए तो उस केस में आरबीआई किसको पैसा प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को। सर एफ का मतलब, एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी तुम्हारे पास बाहर के डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो सब कुछ आएंगे वो कहाँ रहेंगे, आरबीआई के पास में रहेंगे। ओके सर। तो लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट का मतलब है लास्ट रिसोर्ट, जिसका पूरा नाम होता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। पूरा नाम क्या होता है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सर मतलब जब कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो किसके पास में आते हैं, आरबीआई के पास में, और आरबीआई इनको पैसे प्रोवाइड करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो ये तुम्हारे आरबीआई के फंक्शंस होते हैं। याद कैसे करोगे, इज जीएफ लास्ट। याद कैसे करोगे, इज जीएफ लास्ट। आई फॉर इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। एस फॉर सप्लाई, सप्लाई किसकी, मनी की। तो मनी सप्लाई को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जी का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब बैंकर टू दी गवर्नमेंट। एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। और लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब अगर कमर्शियल बैंक के पास में पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो किनसे पैसा मांग सकता है, आरबीआई से पैसा मांग सकता है, आरबीआई उनको हेल्प करेगा। तो ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तुमको अच्छे से करके जाना है। ओके सर, ओके। नाउ एक तुमको कॉन्सेप्ट दिखेगा, हाई पावर्ड मनी, जिसे मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आरबीआई करेंसी नोट छापता है, जो पब्लिक में जाके बढ़ती है या कॉमर्शियल बैंक के पास में आ जाती है, तो वो जो पैसा छप के आया है आरबीआई के पास से, उसे कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। यानी कि करेंसी प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट आरबीआई विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
कॉमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, हाई पावर्ड मनी। उसका एक और नाम होता है मॉनेटरी बेस। और यही आगे चलकर, वर्ड सुनोगे अच्छे से, यही आगे चलकर क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट बनता है, बेस बनता है। तो इसी हाई पावर्ड मनी से आगे चल के क्रेडिट क्रिएशन होता है। सर व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, इसकी बात करेंगे बाद में। चलिए अब सर, आरबीआई के पास में कौन से टूल्स होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। तो भैया आरबीआई के पास में दो तरीके के टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव एंड दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। सर व्हाट इज क्वालिटेटिव, इसका मतलब होता है कि आरबीआई यहाँ पे कोई तरीके के रेशियोज नहीं लगाती, कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं लगाती। यहाँ पे आरबीआई आप लोग को कुछ मान लेते हैं रूल्स बता देगी, मॉरल सुएशन कर देगी, या मार्जिन्स रखवा देगी, कितना पैसा रखोगे तो ही ट्रांजेक्शन कर पाओगे। ऐसा करके ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जो कि अपने कोर्स में इतना इस पे इज्जत नहीं दी गई है। इज्जत कहाँ दी गई है, क्वांटिटेटिव पे इज्जत दी गई है। तो मैं ज्यादा बात इसी पे करने वाला हूँ। तो क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहला टूल होता है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब होता है कि भैया टोटल पैसा जो कॉमर्शियल बैंक के पास में आया, मान लेते हैं किसी कॉमर्शियल बैंक के पास में 100 रुपए आते हैं, और आरबीआई बोलता है कि सर तुमको 10% पैसा अपने इसको लोन नहीं देना है, तो लोन कितना देना है, 90। बिकॉज कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, लोगों से पैसे लेके लोगों को उधार देना। तो 100 रुपए कॉमर्शियल बैंक के पास में आएंगे तो वो क्या ट्राई करेगा, पूरे 100 रुपए क्या कर दे, लोगों को उधार दे दे। लेकिन आरबीआई ने बोला नहीं, 10 रुपए तुम उधार नहीं दोगे, कितने दोगे, 90 दोगे। ये 10 रुपए कहां आएंगे, आरबीआई के पास में आएंगे। इसका मतलब जो टोटल पैसे कॉमर्शियल बैंक के पास में आएंगे उसमें से 10% तुम किसको दे दोगे, आरबीआई को दे दोगे। आरबीआई के पास में पैसा पड़ा रहेगा। यस और नॉट, सर ओके बात है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, सीआरआर होता है। जितना ज्यादा सीआरआर होगा उतनी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, तो पब्लिक के पास से पैसा धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ओके सर। दूसरा होता है एसएलआर। सर एसएलआर का मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर वो रेशियो जिसके तहत कॉमर्शियल बैंक को या तो कैश या गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है खुद के ही पास में। तो एसएलआर में जो पैसा कॉमर्शियल बैंक का ब्लॉक होगा वो कॉमर्शियल बैंक के पास में ही पड़ा रहेगा। सर मान लेते हैं कि एसएलआर तुम्हारा 8% का है, तो इसका मतलब अगर मुझे 100 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए में से 10 रुपए तो क्या हो जाएगा, सीआरआर, और 8 रुपए क्या हो जाएगा, एसएलआर। तो टोटल कितने रुपए ब्लॉक हो जाएंगे, 18 रुपए। तो कॉमर्शियल बैंक कितना लोन दे पाएगा, 82 रुपीज। ये 18 रुपए मिलके कहलाते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो तुम्हारे दोनों फॉर्म में होते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। तो इतना पैसा कॉमर्शियल बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा। ये तुम्हारे दो सबसे बड़े टूल बनते हैं, सीआरआर और एसएलआर। दोनों का नेचर सेम होता है, जितना ज्यादा रिजर्व रखेंगे उतना ही कम मनी सप्लाई होगी, उतना पैसा ब्लॉक होता चला जाएगा। ओके सर, तो दो तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में तीसरा एक सिंपल सा टूल है बैंक रेट्स। सर बैंक रेट्स क्या होती है, बैंक रेट्स का मतलब होता है वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई अपने बैंक्स को लोन देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर बैंक रेट ज्यादा होगी तो लोन कॉमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा, और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगा नहीं। अगर आरबीआई से पैसा लेगा नहीं तो आगे लोन देगा नहीं, और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा बैंक रेट उतना कम मनी सप्लाई। ये तुम्हारे पास में तीसरा टूल बनता है किसका, आरबीआई का। ये बात तुमको अभी तक समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर, ओके। उसके बाद में कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आरबीआई करता है। क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ लिख रहा हूं मैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये परमानेंट हो सकते हैं या ये टेम्पररी हो सकते हैं। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस परमानेंट है, मतलब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मार्केट में आया और पब्लिक को आके उसने अपने बॉन्ड्स को बेच दिया,
तो अगर आरबीआई ने पब्लिक में आके अपने बॉन्ड्स को बेचा तो पैसा किसके पास में आ जाएगा? आरबीआई के पास में, पब्लिक के पास में पैसा खाली, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। उल्टा करे, अगर आरबीआई पब्लिक से आके अपने बॉन्ड को खरीद ले तो इस केस में पैसा आरबीआई से फ्लो होके कहाँ चला जाएगा? पब्लिक के पास में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जनरली जब आरबीआई पब्लिक से ट्रांजैक्शन करता है तो परमानेंट नेचर के करता है, कई सालों के लिए करता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन टेम्पररी नेचर के होते हैं वहां पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ में डील करता है, और वहां ट्रांजैक्शंस दो तरीके के होते हैं जिसको कहते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो। सर व्हाट इज रेपो, व्हाट इज रिवर्स रेपो? रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शंस। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शंस। रिवर्स रेपो का फुल फॉर्म होता है रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शंस। सिंपली समझते हैं, ये है आरबीआई, ये है कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक को थोड़ी पैसे की जरूरत पड़ गई। किस जरूरत किसको पड़ी भैया? कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? कॉमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है। टू हुम? आरबीआई। मान लेते हैं कॉमर्शियल बैंक ने अपनी सिक्योरिटी को 100 रुपए में किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया। तो 100 रुपए किसको मिल जाएंगे? 100 रुपए किसको मिल जाएंगे? कॉमर्शियल बैंक को। अब आरबीआई बोलता है कि भैया 7 दिन के बाद तुम लोग को अपने सिक्योरिटीज को वापस लेकर जाना है, और कितने पर लेके जाना है? 105 पर। तो कॉमर्शियल बैंक को 5 रुपए जेब से लग जाएंगे, और कॉमर्शियल बैंक उसे इंटरेस्ट नाम देगा। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटीज को आज सेल करेगा, लेकिन 7 दिन के बाद में वापस रीपरचेज करेगा। इसलिए नाम क्या है? रीपरचेज ऑप्शंस। इसका मतलब यह हुआ कि सर 100 रुपए की जगह 105 कॉमर्शियल बैंक को पे करने पड़ेंगे, और 5 रुपए कॉमर्शियल बैंक की जेब से इंटरेस्ट लग जाएगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कॉमर्शियल बैंक का रेपो ट्रांजैक्शन में एंट्री करने की इच्छा कम होगी। तो इंटरेस्ट के बढ़ने से, यानी कि रेपो रेट के बढ़ने से, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? आरबीआई से पैसा नहीं लेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं रिवर्स रेपो के मामले में क्या होता है? मान लेते हैं सर आरबीआई को जरूरत है कुछ पैसे की, तो आरबीआई क्या कर सकता है? सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को बेच के पैसा ले सकता है, और 7 दिन के बाद में वापस रिवर्स करके पैसा दे सकता है। इस तरीके से भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो। तो रेपो का बिल्कुल उल्टा क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तुम्हारे जो सारे टूल्स अवेलेबल हैं आरबीआई के पास में, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फटाफट से कुछ छूट ना जाए, फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखो भैया, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पे रेपो, रिवर्स रेपो, और लास्ट में आ गया बैंक रेट, और हमारे सारे टूल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में मैं अपने जो समरी टेबल है उसके साथ चल रहा हूं ताकि कुछ छूटे नहीं। सर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? मार्केट में कितना पैसा फ्लोट हो रहा है उसकी टोटल। अब उसको टोटल करने के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मैं एक छोटा सा उस पर तुमको एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं आरबीआई ने, ये आरबीआई है, आरबीआई ने कुछ पैसे इश्यू किए, कुछ नोट्स इश्यू किए। मान लेते हैं 1 लाख रुपए के जो भी नोट्स इश्यू किए। अब ये 1 लाख रुपए के नोट या तो पब्लिक के पास में आ जाएंगे या कॉमर्शियल बैंक के पास में आ जाएंगे। तो ये 1 लाख रुपए क्या कहलाएगा? हाई पावर्ड मनी। अब सर ये 1 लाख रुपए ही है, इसकी क्या गारंटी? 1 लाख रुपए ही है, इसकी क्या गारंटी? जो नोट छप के आएंगे उनकी खुद की कुछ वैल्यू है क्या? जैसे मान लो कि मेरे जेब में भी कोई एक आधा नोट पड़ा होगा, गरीब आदमी यहाँ वहां से कुछ पैसे ले आता हूँ। सर मान लेते हैं ये 100 रुपए का नोट है। अब ये 100 रुपए का नोट जिस पेपर से बना है उस पेपर की वैल्यू क्या? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए? पेपर तो इतने का ही होगा, लेकिन ये नोट 100 रुपए में क्यों चल रहा है? सर ये 5 रुपए का जो पेपर है वो 100 रुपए में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा क्या हो गया? तो इसके पीछे गवर्नमेंट के लीगल टेंडर्स हैं। सर व्हाट इज लीगल टेंडर्स? लीगल टेंडर्स गवर्नमेंट की वो पावर होती है जिसके तहत गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को डेट के पेमेंट्स के लिए यूज करने के लिए एक्सेप्टेबल बना सकती है। तो जो गवर्नमेंट ने लिखा, देखो आरबीआई ने लिखा, अपने पास अगर नोट हो तो देखना, उसमें लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आरबीआई ने गारंटी दी है। यह है लीगल टेंडर्स।
लेकिन उसके पहले नोट की वैल्यू कुछ थी क्या? कुछ भी नहीं थी। तो इन नोट्स की वैसे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसी करेंसी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। देन ये फिएट मनी पे लगते हैं लीगल टेंडर्स, और ये क्या बन जाती है? हमारे जो यूज करने लायक मनी। तो किसी भी मनी को मनी के रूप में काम करने के लिए लीगल टेंडर्स की आवश्यकता होती है। अगर वहीं तुम्हारे पास में अगर गोल्ड कॉइन्स होते, पहले अशरफिया होती थी, अशरफियों में कोई लीगल टेंडर्स की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसका वेट कर लो, गोल्ड है, गोल्ड की तो खुद की वैल्यू है, तो वो कमोडिटी मनी होती थी और उसके केस में लीगल टेंडर्स की आवश्यकता नहीं होती थी। इसका मतलब ये तुम्हारी फिएट मनी जिसके ऊपर लीगल टेंडर्स थे, अब वो क्या बन जाएगी? यूज करने लायक मनी बन जाएगी। तो फिएट मनी का मतलब क्या होगा? वैसी करेंसी जिसके पास में खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ओके सर, ये बात समझ में आ रही है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमको यहां से देखने को मिलेंगे, तो मैं फटाफट से एंट्री कर रहा हूं फटाफट से मैं एंट्री कर रहा हूं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जहां तुमको दिख रहा होगा। अब देखो, भारत के अंदर करेंसी नोट्स, भारत के अंदर करेंसी नोट, ये नोट कौन इश्यू करता है? आरबीआई। और कॉइन्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। नोट कौन छापता है? आरबीआई। और कॉइन्स कहां से आते हैं? गवर्नमेंट से आते हैं। उसके बाद देखो, जो तुम्हारे 100 रुपए का नोट है वो एक लीगल टेंडर है, क्योंकि कोई भी इंसान इस 100 रुपए के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता, उसको लेना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोल के रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, तुमको दिखेगा फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी जिनके पास में क्या नहीं हो? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हो। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की तो क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। देन इन फिएट मनी को क्या किया जाता है? लीगल टेंडर दिए जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? नॉर्मल मनी बन जाते हैं। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि सर मैं तुमको कोई चेक देता हूं, तो क्या तुम चेक का मना कर सकते हो? यस, यू आर हैविंग पावर्स टू रिजेक्ट चेक्स, क्योंकि चेक जो होते हैं वो लीगल टेंडर्स नहीं होते। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वहां से पैसा विड्रॉ करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मना किया जा सकता है। तो ये क्या नहीं होते? लीगल टेंडर्स नहीं होते। तो लिख रहा है ऐसे, चेक जो हम लिखते हैं वो चेक लीगल टेंडर्स नहीं होते। ये भी तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है। ओके सर, ओके सर, सारी बातें हमने यहां से देख ली। अब कुछ जो तुमको मेजर्स पता होने चाहिए, M1, M2, M3, M4। ओके सर, सर M1 का मतलब क्या? M1 का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। तुमको पता है डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो करंट अकाउंट जो बिजनेस में काम आते हैं, सेविंग खाते जो एक इंडिविजुअल अपने पैसे को बचाने के लिए यूज करता है, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। इनको शॉर्टकट में कासा भी कहा जा सकता है, CASA। तो अगर मैं बोलूं M1 इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, देन M2 होता है M1 प्लस, सर M1 में क्या था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, तो इसको ऐसे बोलते हैं करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस 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 सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो तीन चीजें किस में आती है? M2 में आती है। सर M3 क्या होता है? M3 होता है M1 प्लस। सर M1 क्या था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। मेरे साथ साथ में बोलोगे तो बड़ा कंफर्टेबल है। M3 होता है M1 प्लस। भावनाओं में मत बह जाना कि सर M2 के अंदर M1 था तो M3 के अंदर M2 होना चाहिए, नहीं। आरबीआई ने बोल दिया साहब M3 के अंदर भी क्या होगा? M1 होगा। तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक्स। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक्स। तो सर M1 क्या था? M1 था करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मिलके क्या हो जाएगा? M3। और M4 क्या होगा? अब M4 के अंदर कौन आ गया? M3। M3 में तुमने क्या जोड़ दिया? पोस्ट ऑफिस के साथ में जो भी डिपॉजिट है सारे जोड़ दिए, लेकिन किसको एक्सक्लूड कर दिया? NSC को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को M4 के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। और M3 में क्या था? M3 में क्या था? M3 में था M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M1 में क्या था? M1 था करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो M4 पूरा क्या बन जाएगा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग
सॉरी एक्सक्लूडिंग एनएससीज, ये तुम्हारे चारों के चारों मेजर्स हो जाएंगे। और यहां तुम्हारे पास ये क्वेश्चन एक और बन जाता है। M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं, जबकि M3 M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 इज द मोस्ट लिक्विड वेयर एज M4 इज द लीस्ट लिक्विड। और M3 हमारा क्या है? M3 हमारा क्या है? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आ रही होगी कि ये M1 M2 M3 M4 क्या है। याद करके जाइएगा, बार बार बोलोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, इसके बाद फिर से वही चार्ट में घुस रहे हैं सर, मेजर्स हो गए। देन ये डीमोनेटाइजेशन जो हमने अपनी आंखों से देखा है, नोटबंदी। नोटबंदी अगर तुमको याद हो, नोटबंदी में क्या हुआ था? सरकार ने 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया था और कहा था अब ये नोट्स यूज नहीं होंगे, इसकी जगह पे 500 और 2000 के नोट्स यूज किए जाएंगे। तो नोटबंदी से हुआ ये कि लोगों के पास जो ब्लैक मनी थी वो सारी की सारी एंड हो गई, रुक गई, और उसको तुम लोग को अब आरबीआई के पास जमा करवाना है। तो अगर तुम्हारे पास उस मनी के प्रूफ हैं तो तुम्हारे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो प्योरली ब्लैक मनी है तो वो तुमको आरबीआई के पास जमा कराने कंपलसरी है। और अगर वो तुमने जमा करवाई है तो तुमको उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे, जो तुम्हारे पास में होंगे नहीं तो सरकार उसके सामने एक्शंस ले सकती है। इस तरीके से उन लोगों ने नोटबंदी को चलाया। नोटबंदी के होने से हुआ क्या? तुम्हारे पुराने नोट खत्म हो गए, अब तुमको नए नोट के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा, एटीएम के आगे जाना पड़ेगा, जहां तुम लोग को बहुत लंबी कतारों के सामने लगना पड़ा। बैंक के पास में इतने नोट थे नहीं कि वो इतनी बड़ी पब्लिक के सामने नोट सप्लाई कर पाते, तो इससे इकोनॉमी के अंदर मनी का सर्कुलेशन रुक गया, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी नीचे की तरफ आने लग गई। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी तो इससे हुआ ये कि जो टैक्स कंप्लायंस थे उसमें सुधार आना शुरू हुआ। हमारा पूरा सिस्टम फिजिकल कैश से मूव करके कैश लेस में चला गया, और उसके कई फायदे भी हमको देखने को मिले। तो तुमको नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइज करने की प्रोसेस पर क्वेश्चन मिल सकता है, जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन होगा, तुम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो ये सारे तुम्हारे टॉपिक किसके होते हैं? सेंट्रल बैंक के होते हैं। अब हम एंट्री करते हैं किसमें? कॉमर्शियल बैंक के अंदर। सर कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कॉमर्शियल बैंक तुमको लोन देते हैं और तुमसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो तुमको लॉकर फैसिलिटी देते हैं, वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दूसरे लोग को पेमेंट करते हैं, वो तुम्हारे बिहाफ पे लोगों से कलेक्शन करते हैं, वो एजेंसी सर्विसेज भी देते हैं। तो ये सारे किसके फंक्शंस होते हैं? कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस होते हैं। तो तुमको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जब कॉमर्शियल बैंक तुमसे पैसा लेके किसी दूसरे को उधार देता है तो वो तुमको ब्याज देता है और दूसरे से ब्याज लेता है। तो वो तुमको ब्याज दे रहा है 6% और दूसरे से ब्याज ले रहा है 9%, तो 3% जो है वो कॉमर्शियल बैंक की इनकम है, जिसे कहा जाता है स्प्रेड। तो क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्प्रेड? तो स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। जो कॉमर्शियल बैंक कमा रहा है, कमा कैसे रहा है कि वो तुमसे डिपॉजिट्स ले रहा है, किसी को लोन दे रहा है, उसमें डिफरेंस जो पैसा वो कमा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेड कहते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में एंगेज रहता है। सर कैसे? देखो, मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास में 100 रुपए आए। कितने रुपए आए? 100 रुपए आए। कॉमर्शियल बैंक को 100 रुपए में से 20 रुपए होल्ड करने पड़ेंगे। मान लेते सर 20 रुपए किसके? रिजर्व रेशियोज के। कुछ अपने पास में रखेंगे, कुछ आरबीआई के पास में रखेंगे, पैसे होल्ड करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं 100 रुपए में से 20 रुपए कॉमर्शियल बैंक ने होल्ड कर दिए और बाकी पैसे कॉमर्शियल बैंक ने आगे लोन दे दिया 80 रुपए। अब यहां मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है और सारे ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो बैंकिंग से हो रहे हैं, कहीं भी हार्ड कैश का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये 80 रुपए वापस कॉमर्शियल बैंक के पास में ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? नया खाता खोल देगा, लोन अकाउंट, उसमें 80 रुपए ट्रांसफर कर देगा। पैसे अभी भी किसके पास में आ गए? कॉमर्शियल बैंक के पास में। या हमारे पास तो एक ही बैंक है। तो ये 80 रुपए जब कॉमर्शियल बैंक के पास में आएंगे तो फिर से कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? इस 80 में से 16 रुपए होल्ड करेगा। 16 रुपए कैसे आया? 80 का 20%। और आगे कितना फ्लो करवा देगा? आगे फिर से लोन दे देगा 64 रुपीज, और ये 64 फिर से कॉमर्शियल बैंक के पास में आ जाएंगे। फिर से इसमें से कुछ पैसा होल्ड किया जाएगा, फिर से आगे लोन दिया जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। सर ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा 1/CRR, या इसको मैं रिजर्व रेशियो बोल देता हूं, 1/रिजर्व रेशियो टाइम्स।
सर कैसे? 1 अपॉन रिजर्व रेशियो कितना था? 20%, तो 1/20%, तो 1/20 इंटू 100, ये तुम्हारा आ जाएगा 5 टाइम्स। यानी कि जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास में पहली बार आया था उसका 5 गुना जब तक पैसा ना बन जाए तब तक कॉमर्शियल बैंक क्या नहीं करेगा? अपनी प्रोसेस को नहीं रोकेगा। इसका मतलब 100 का 5 गुना कितना होता है? 500 रुपए। जब तक इतना पैसा ना बन जाए, अब 500 का 20% कितना होता है? 100, जो कि कमर्शियल बैंक के पास में रहेगा, और 400 रुपए कहां चले जाएंगे? पब्लिक के पास चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। लेकिन पब्लिक को लग रहा है कि उनके पास में है, लेकिन एक्चुअल में पैसे कमर्शियल बैंक के पास में ही है। तो इसको ऐसे देखो कि कमर्शियल बैंक के पास में आए कितने थे? 100 रुपए, और पूरे के पूरे अभी भी किसके पास में पड़े हैं? कमर्शियल बैंक के पास में ही पड़े हैं। और पब्लिक के पास कितने पैसे आ गए हैं? 400 रुपए। नोट छापे नहीं गए हैं, पैसा क्रिएट किया गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। हालांकि मैंने ये बात को समझाने के लिए तुम्हारे सामने दो एजम्पशंस रखे हैं कि हमारे पास में एक ही बैंक है और सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इसी बैंकिंग रूट से हो रहे हैं, कहीं पर भी हार्ड कैश का विड्रॉल नहीं हो रहा। सर ये बात समझ में आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। तो तुमको इस पे क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? तो तुम लोगों ने ये एग्जांपल लेके उसको समझाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है 1/CRR, कितने मल्टीपल्स में पैसा क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आ चुकी है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जिसके साथ हमारा कॉमर्शियल बैंक का टॉपिक भी खत्म होता है। सर उसके बाद में तुम्हारे पास में आएगा डिमांड फॉर मनी। भी पैसे का सप्लाई तो हो गया, मार्केट में पैसा आ गया, लेकिन कोई भी इंसान पैसे की डिमांड क्यों करेगा? तो सबसे पहला कारण होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। किसी भी इंसान को डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मान लो कि मैं एक कहीं एम्प्लॉय हूं, कहीं पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को सैलरी मिलेगी हर महीने की शुरुआत में। अब मुझे पूरे महीने में खर्चा करना होता है, तो जो मेरे इनकम के मेरे पास पैसे आने का टाइम है वो कभी भी किससे मैच नहीं करता? वो एक्सपेंडिचर के होने से मैच नहीं करता। मेरे पास पैसा तो 1 तारीख को आ जाएगा, लेकिन मुझे खर्चा पूरे महीने में करना है। तो मेरे पास में क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए, ताकि मैं उसे खर्च कर पाऊं। तो मनी के होने की डिमांड के पीछे सबसे पहले कारण होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। सबसे पहला कारण क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव की सबसे बढ़िया चीज यह है कि मान लो कि किसी मार्केट के अंदर दो लोग हैं, ए और दूसरा है बी। ए के पास में 10 रुपए थे। ए 10 रुपए लेके बी के पास जाता है और बोलता है, बी भैया मुझे वो सामान दे दो। बी की मान लो कोई दुकान है, तो 10 रुपए मूव होके किसके पास चले गए? बी के पास। अब जब पूछा गया कि भैया ए तुम्हारे पास कितने रुपए थे, तो ए ने बोला 10 रुपए, क्योंकि ए के पास 10 रुपए थे, उसने 10 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। आज 10 रुपए किसके पास में पड़े हैं? बी के पास में। तो दोनों को मिला के मार्केट में कितने का ट्रांजैक्शन हो गया? 20 रुपए का। जबकि नोट तो केवल एक ही था 10 रुपए का, तो ये 20 रुपए कैसे हो गए? तो जितनी बार नोट हैंड्स चेंज करते हैं, जितने लोगों के हाथ से नोट निकलेंगे, मनी की सप्लाई की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। वही सप्लाई की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा आ गया और पैसा आगे आगे मूव करता रहता है। ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ मनी। जितनी बार तुम्हारे पास में मनी ने हैंड्स चेंज किए, अगर यहाँ 2 बार हाथ चेंज हो गए तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। 10 बार हुआ तो 10 इंटू 10 100 रुपए हो जाएगा। मनी सप्लाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। भले नोट एक ही बार छापा गया, और जो नोट छापा गया था उसे हम लोग कहते थे मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। तो जो हाई पावर्ड मनी होती है वो हैंड्स चेंज करते करते मनी सप्लाई की वैल्यू को बढ़ाती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि मॉनेटरी बेस ही क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन का हिस्सा बनता है। इसी पर क्रेडिट क्रिएशन होता है। मनी की सप्लाई होती है, पैसा बनता है, छपता नहीं है, बनता है। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड एज, ये तुम्हारे सामने मनी सप्लाई कहलाएगी, और जितने वो हैंड्स चेंज करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ मनी। ओके सर, कहां गया? ये रहा। ट्रांजैक्शन मोटिव यहां खत्म होता है। दूसरा हमारा मोटिव होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। सो व्हाट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव? स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब होता है जब कोई इंसान कुछ एस्टिमेट करके कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करे और वहां से रिटर्न कमाने की कोशिश करे। मान लेते हैं कि मैं किन्हीं बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूं और वहां से पैसा कमाने की कोशिश करता हूं। तो कोई भी इंसान बॉन्ड्स में इन्वेस्ट क्यों करेगा?
कोई भी इंसान बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के दो कारण रखेगा, या तो वो बॉन्ड से इंटरेस्ट कमाना चाहता है, या बॉन्ड्स के भाव बढ़ने पर उनको बेच के वहां से कैपिटल गेन्स कमाना चाहता है। तो कोई भी इंसान बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा रखेगा उसके दो पर्पस होते हैं, या तो वो इंटरेस्ट चाहता है या वो कैपिटल गेन चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड की और बॉन्ड की मार्केट प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होती है। सर ऐसा क्यों? तो इसको अब ज्यादा लॉजिक से अभी समझाने का समय नहीं है, हमने क्लासेस में इस पे डिस्कशन किया था, अभी बस मैं रिवीजन करवा रहा हूं। तो याद रखना, इंटरेस्ट रेट और मार्केट प्राइस इनवर्स रिलेटेड होते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट की प्राइस घटेगी। जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना कम मार्केट प्राइस। इसका मतलब अगर किसी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो उसकी ऐसे मार्केट प्राइस बहुत नीचे रहेगी, और वो बिल्कुल उपयुक्त समय है मार्केट प्राइस पे बॉन्ड को खरीदने का, क्योंकि कल को इंटरेस्ट रेट गिर के मार्केट की प्राइस बढ़ सकती है और उससे तुमको कैपिटल गेन्स हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट की रेट गिर जाती है। अब इंटरेस्ट की रेट गिरने से बॉन्ड के भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा महंगे बॉन्ड्स को खरीदने का रिस्क है कि कल को बॉन्ड के भाव गिर गए तो पैसा लग जाएगा, लॉसेज हो जाएंगे। तो कई बार इंटरेस्ट की रेट इतनी गिर जाती है कि पब्लिक उसको खरीदने का बिल्कुल मूड ही नहीं रखती, पब्लिक बॉन्ड्स को नहीं खरीदती और पूरा के पूरा पैसा पब्लिक के पास में रह जाता है। कोई भी इंसान बॉन्ड को खरीदने की इच्छा नहीं रखता। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जहां पे तुम्हारा पैसा बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट नहीं करवा के लोग अपने पास में कैश की फॉर्म में, लिक्विडिटी की फॉर्म में रख देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। और ये तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है जहां पे तुम्हारे सामने एक डायग्राम तुमको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर तुमको समझाया गया है कि जब तुम्हारे सामने इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा गिर जाए, ये देखो, जब इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा गिर जाए तो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मनी उन्हीं के पास में रह जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप कहलाएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे इंटरेस्ट की रेट बहुत नीचे चली गई है और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की इच्छा पब्लिक की नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स मैंने मनी एंड बैंकिंग के कवर किए हैं। मैं आशा करता हूं तुमको सारी बातें समझ में आ रही हैं, आप इनको रिवाइज कर रहे हैं, पिछले एग्जाम पेपर्स को भी सॉल्व कर रहे हैं और मेरे साथ साथ में सारे वीडियोस को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आगे का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। कोशिश करूंगा कि आज ही इसको रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर दूं, लेकिन अगर नहीं होता है तो मान के चलिए 28 मार्च से पहले पहले मैं सारे वीडियोस तो 100% करवा दूंगा। एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इस बात को बताइएगा, अगर 27th को अगर मैं पिछले 2 साल के एग्जाम पेपर्स को आपको लाइव सॉल्व करवाऊं तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में उस पर रिस्पॉन्सेज आते हैं तो ही मैं उसको लाइव रखूंगा, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड करके ही अपलोड किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वापस अगले वीडियो में फिर नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू।